हाय, वेलकम टू चार्टर्ड विजडम। आज के वीडियो लेक्चर में हम GSTR 1 की फाइलिंग सीखेंगे। GSTR 1 का मतलब सेल्स रिटर्न की फाइलिंग। लास्ट लेक्चर में हमने जो टैक्स पेमेंट होता है यानी कि GSTR 3B की कैलकुलेशन देखी थी। तो GST सीरीज़ का लेक्चर नंबर 23 है। इस सीरीज़ में आपको GST के हर टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगे। तो अभी तक अगर आपने चार्टर्ड विजडम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आप एडवांस GST सर्टिफिकेट कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं जो कि 6 मंथ्स का कोर्स है और सिर्फ 499 रुपये में आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस कोर्स की पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रखा है। पेमेंट कैसे करनी है, कोर्स के बारे में पूरी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अदरवाइज आपको अगर कोई इंक्वायरी है तो आप डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं charteredwisdom@gmail.com पर, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो हम लॉगिन कर लेते हैं जीएसटी की वेबसाइट में, और जब आप रिटर्न डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा GSTR 1 का। और फाइनेंशियल ईयर में जब आप फर्स्ट टाइम इस रिटर्न को फाइल करेंगे तो इस रिटर्न को फाइल करने से पहले हमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिससे कि हमारा प्रेफरेंस डिसाइड होगा कि हमें ये रिटर्न मंथली फाइल करनी है या क्वार्टरली फाइल करनी है। देखिए, अगर आपका टर्नओवर आने वाले साल में एक्सपेक्टेड टर्नओवर आपका अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा का है तो ये पूछेगा कि इस साल आपका जो टर्नओवर है क्या आपको लगता है कि वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा रहेगा। अगर आप कहते हैं हाँ ज़्यादा रहेगा तो उस केस में आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। या आपका टर्नओवर अगर ऑलरेडी 1.5 करोड़ हो चुका है या लास्ट ईयर 1.5 करोड़ था तो फिर आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आपके पास ऑप्शन है या तो मंथली फाइल कर लीजिए या क्वार्टरली फाइल कर लीजिए। तो अब ड्यू डेट क्या होगी? देखिए, जब हम कहते हैं कि मंथली रिटर्न फाइल करनी है तो जिस मंथ की वो रिटर्न होगी फिर उसके नेक्स्ट मंथ की 11th डेट को हमें रिटर्न फाइल करनी है। मान लेते हैं कि ये सितंबर मंथ है तो सितंबर मंथ की रिटर्न अगर हम मंथली फाइल करते हैं तो हमें 11 अक्टूबर तक फाइल करनी है। वैसे ही अक्टूबर की 11 नवंबर तक हमें फाइल करनी है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन क्वार्टरली वाला है तो उस केस में जैसे हम क्वार्टर लेते हैं, सेकंड क्वार्टर जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो आप जुलाई में रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, अगस्त में रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। आप सितंबर की जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें जुलाई की सेल्स भी, अगस्त की सेल्स भी और सितंबर की सेल्स भी इंक्लूड कर देंगे एक ही रिटर्न में। और इसे फाइल करने की जो ड्यू डेट है नेक्स्ट मंथ, क्वार्टर के बाद, क्वार्टर कब खत्म हो रहा है? सितंबर में खत्म हो रहा है। सितंबर के बाद जो मंथ आएगा उस मंथ की आखिरी तारीख को, यानी कि सितंबर मंथ में क्वार्टर खत्म हुआ, उसकी नेक्स्ट मंथ की आखिरी तारीख है 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर तक हमें ये रिटर्न फाइल करनी है। आई होप आपको जो ड्यू डेट है ये समझ में आ गई होगी। अब जब हम इस रिटर्न डैशबोर्ड में आते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। देखिए, फाइल तो ऑनलाइन ही होगी, प्रिपेयर हम ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। यानी कि जो इनवॉइसेस हम इसमें ऐड करेंगे, अगर हमारे इनवॉइसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हम जब ऑनलाइन करेंगे तो 1 बाय 1 हमें मैनुअली ऐड करना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि वो टाइम लेता है। और अगर हमारे पास बहुत सारे इन्वॉइसेस हैं तो हम उसे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। मान लो 1000 इन्वॉइसेस हैं, 2000 इन्वॉइसेस हैं, कितने भी इन्वॉइसेस हैं तो हम डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन बताऊंगा। सबसे पहले प्रिपेयर ऑनलाइन कर लेते हैं, हम कंटेंट देख लेंगे कि क्या क्या डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद ऑफलाइन का तरीका देख लेंगे कि आप ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। तो GSTR 1 को हम सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें बहुत सारे टेबल्स हैं, तो हमें सबसे पहले जो हमें टेबल नज़र आ रहा है वो है B2B इन्वॉइसेस। B2B का मतलब क्या है? हम भी रजिस्टर्ड हैं और जो रिसिपिएंट है जिसको हमने सप्लाई किया है वो भी GST के अंदर रजिस्टर्ड है। अब अगर वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो भी हम उसे यहीं मेंशन करेंगे। अगर वो कोई एम्बेसी है या फिर कोई इंटरनेशनल बॉडी है रजिस्टर्ड है, कोई NGO है, अगर वो GST के अंदर रजिस्टर्ड है, चाहे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट अगर GST के अंदर रजिस्टर्ड है, तो भी हम उसे यहीं पर B2B इनवॉइस के तौर पर मेंशन करेंगे, क्योंकि उसके पास GST नंबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पूछेगा क्या ये डीम्ड एक्सपोर्ट है। देखिए, जो
एक्सपोर्ट के इन्वॉइसेज हैं वो टेबल 6A में आते हैं, और एक्सपोर्ट के ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है। अगर डीम्ड एक्सपोर्ट है तो ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इसको रहने देंगे। अब नेक्स्ट है सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज। इसका मतलब यहाँ पर वो है कि जब ये सप्लायर रिटर्न फाइल कर रहा है, देखिए रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है, रिसिपिएंट GSTR 3B में टैक्स पे करता है, रिवर्स चार्ज के ऊपर ITC भी क्लेम करता है। तो जब सप्लायर अगर रजिस्टर्ड होगा और जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो यहाँ पर मेंशन करेगा कि सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज। इससे पता चल जाएगा गवर्नमेंट को कि जो रिसिपिएंट है उसकी लायबिलिटी है RCM के अंदर टैक्स पे करने की। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हूँ और मैंने अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी सर्विस प्रोवाइड करी है और वो 5% का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है, यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को टैक्स पे नहीं करना, टैक्स रिसिपिएंट डायरेक्टली पे करेगा। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा कि मैं जब ये रिटर्न फाइल करूँगा तो मैं हालांकि 3B के अंदर तो उसे मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं उसे एज अ रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई में B2B इनवॉइस के अंदर रजिस्टर कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रिसिपिएंट का GST नंबर डालूंगा उसका नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर मुझे इनवॉइस नंबर डालना है, लेकिन इनवॉइस नंबर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक इनवॉइस यहाँ डाल रहा हूँ, पिछले मंथ भी मैं सेम इनवॉइस नंबर इशू कर चुका हूँ। तो आपकी इनवॉइस सीरीज यूनिक होनी चाहिए। फिर ये इनवॉइस की डेट होगी, और प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि ये पता चलता है कि भाई आपके केस में IGST अप्लाई होगा, CGST, SGST। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है इसी सीरीज़ में, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। जब आप ये डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे फिर नीचे एक ड्रॉप बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ये बताना होगा कि भाई जो आपने सप्लाई किया है वो किस टैक्स रेट के अंदर आता है। मान लेते हैं वो 18% की सप्लाई है कि 12% की सप्लाई है या 28 की है, जो भी टैक्स रेट अप्लाई होता है, फिर आप सेव कर देंगे। इससे एक इनवॉइस सेव होगा। और इनवॉइस कैसे बनाना है, इनवॉइसिंग से रिलेटेड सारे प्रोविजंस हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। हालांकि आपको इसी सीरीज में वो वीडियो मिल जाएगी। तो ऐसे ही आप सेव करते जाएंगे और वो इनवॉइसेस 1 by 1 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे इनवॉइसेस हैं तो यही काम हम ऑफलाइन करेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जब आप बैक करके वापस यहाँ पर आएंगे, B2B इनवॉइस आपने ऐड कर दिए, बैक करके आप आए, तो कई बार आप देखेंगे कि भाई आपने इनवॉइस वहाँ तो ऐड किया था लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा कि बाहर टोटल टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स लायबिलिटी उससे मैच नहीं कर रहा। तो उस केस में आपको समरी जनरेट करनी पड़ती है। जब हम सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे उसके बाद हम समरी जनरेट करेंगे, तब ही वो रिफ्लेक्ट करेगा। और फाइनल समरी जनरेट होने से पहले ही अगर आपने ऐसे ही सबमिट कर दिया तो वो इनकरेक्ट डेटा फाइल हो जाएगा। इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि बाहर जो अमाउंट यहाँ पर मेंशन हो रही है और अंदर जो आपने फाइल किया है वो मैच होना चाहिए, जिससे कि आपके सारे इनवॉइसेस वहाँ पर आ जाए। नेक्स्ट जो टेबल है वो B2C लार्ज इनवॉइस का है। B2C का मतलब क्या है कि भाई सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है, वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है। फिर ये लार्ज का मतलब क्या है? लार्ज का मतलब ये है कि अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है और एक इनवॉइस, आपने हो सकता है उसे मल्टीपल इनवॉइस इशू करे हो, लेकिन अगर एक इनवॉइस जिसका इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा होता है तो उस केस में हम उसे B2C लार्ज इनवॉइस कहते हैं, और उस इनवॉइस को हमें अलग से दिखाना पड़ता है। तो अलग से दिखाना पड़ता है तो उसकी हमें यहाँ पर GST नंबर तो है नहीं, तो उसको छोड़ के जो बाकी डिटेल्स हमने प्रोवाइड करी थी B2B सप्लाई में, जैसे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू और किस टैक्स रेट में वो फॉल करता है, तो टैक्सेबल वैल्यू हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इस तरीके से वो इनवॉइस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और B2C ये तो लार्ज हो गया। तो ऐसे जितने भी इनवॉइसेस जो कि हमने, फर्स्ट कंडीशन है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, प्लस इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम कहेंगे कि ये B2C लार्ज इनवॉइस है। लेकिन अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है और इनवॉइस की वैल्यू, एक इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से कम है, यानी कि जितने भी इनवॉइस थे सबकी वैल्यू 2.5 लाख से कम है, तो उनको आपको अलग से इंडिविजुअली नहीं दिखाना, आप उसको कंसोलिडेट कर दोगे स्टेट वाइज कि भाई दिल्ली में मैंने
इस टैक्स रेट पे इतने अमाउंट का अनरजिस्टर्ड सप्लाई करी है। तो जैसे B2C अदर्स। अच्छा, अब यहाँ पर ये ऑप्शन भी देखेंगे कि इंपोर्ट EWD डेटा, ये क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जितने भी इन्वॉइसेस का ई-वे बिल बनाया था, तो आपको याद होगा ई-वे बिल जब आप बनाते हैं तो वहाँ पर अगर आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो आपको फिर यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो पूरे मंथ आपने जितने भी ई-वे बिल बनाए थे B2B इनवॉइस के, वो यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। अगर अनरजिस्टर्ड के बनाए थे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे, फिर आपको मैनुअल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सॉरी, अमेंडेड B2C आ गया, हमें टेबल 7 पे जाना है। तो वो टेबल 7 बात करता है B2C अदर्स के बारे में, यानी कि लार्ज का अपोजिट स्मॉल, ऐसे इन्वॉइसेस जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को हमने सप्लाई किया और उनका इन्वॉइस वैल्यू 2.5 लाख से कम है। तो हमें प्लेस सेलेक्ट करनी है कि भाई जैसे मैंने अरुणाचल प्रदेश सेलेक्ट किया, तो अरुणाचल प्रदेश में मैंने कितना टैक्स रेट का, यानी कि मान लो मैंने 18% का सप्लाई किया है, तो 18% का मैंने कितने आइटम्स का जो टोटल वैल्यू है वो सप्लाई किया है। हो सकता है अरुणाचल प्रदेश में मैंने 10 अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया हो 18% पे कोई आइटम, तो उन 10 इनवॉइसेस का टोटल टैक्सेबल वैल्यू मुझे यहाँ पर मेंशन करना है, इंडिविजुअल रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। फिर ये ऑप्शन आप देखेंगे ये हर जगह आएगा, इज दी सप्लाई एलिजिबल टू बी टैक्स या डिफरेंशियल, क्या आपके लिए कोई डिफरेंट रेट है एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर के अलावा नोटिफाइड है, तो ही आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज इसको आप नो ही रखेंगे। तो ये कुछ डीमेरिट गुड्स के केस में ही हमें सिलेक्ट करना होता है, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए। तो स्टेट वाइज हमें यहाँ पर सेव करना होगा। तो ये इन्वॉइसेस फिर हम मेंशन कर देंगे B2B, B2C लार्ज और B2C स्मॉल। अब उसके बाद जो है वो सारी एडजस्टमेंट है। अगर कोई सप्लाई रिटर्न आ गई है, कस्टमर ने कोई आइटम रिटर्न कर दिया है, फिर हम देखेंगे भाई वो कस्टमर जब हमने उसको इन्वॉइस इशू किया था वो B2B इन्वॉइस था कि B2C लार्ज था या B2C स्मॉल था। अगर वो B2B था तो फिर हम क्रेडिट नोट बनाएंगे। अच्छा, जब हम पहले क्रेडिट नोट बनाते थे तो हमें ये भी बताना होता था कि भाई ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है, लेकिन अब हमें वो नहीं बताना। अब हमें सीधे ये बताना है कि भाई रिसिपिएंट का GST नंबर बताओ, और डेबिट नोट तब बनेगा जब इनवॉइस में टैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और क्रेडिट नोट तब बनेगा जब टैक्स की वैल्यू कम हो रही है। दोनों ही केस में सप्लायर यहाँ पर मेंशन करेगा, रिसिपिएंट मेंशन नहीं करेगा। तो क्रेडिट नोट का नंबर और क्रेडिट नोट की डेट और ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, तो हमारा B2B क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स की एंट्री हो जाएगी। उसी तरीके से अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है और उसके केस में क्रेडिट नोट यानी कि कोई सप्लाई रिटर्न आ रही है या फिर डेबिट नोट बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे टेबल 9B। तो टेबल जब हम 9B सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप जब ऑप्शन देखेंगे ऐड डिटेल्स में जाके, तो यहाँ पर टाइप पूछेगा B2CL एक्सपोर्ट विद पेमेंट, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट। देखिए इस केस में होगा ये कि जब आप B2C स्मॉल तो यहाँ पर आ नहीं रहा, तो जितने भी लार्ज वाले हैं वो आप मेंशन कर दोगे, और एक्सपोर्ट वाला है अगर कोई अनरजिस्टर्ड सब, क्योंकि एक्सपोर्ट में अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड ही होता है तो उसके केस में भी जो क्रेडिट नोट है और डेबिट नोट है वो यहीं बनेगा। अब एक्सपोर्ट में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे, और एक्सपोर्ट के ऊपर हम एक आने वाले टाइम में एक फुल फ्लेज्ड वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसीजर हम जानेंगे। देखिए जब हमने B2C सप्लाई देखा था स्मॉल वाला, तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जब हम वो सप्लाई रिटर्न आ रही है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है और स्मॉल है तो उसके लिए हमें क्रेडिट नोट अलग से नहीं बनाना, फिर हम डायरेक्ट अमाउंट यहाँ लिख देंगे। मान लेते हैं कि इस मंथ पिछले महीने हमने अरुणाचल प्रदेश में 100 रुपीज़ का सेल किया था, लेकिन इस मंथ अरुणाचल प्रदेश में कोई भी सेल नहीं हुई और वो 100 रुपीज़ का आइटम रिटर्न में आ गया, तो आप -100 यहाँ पर लिख देंगे। तो आप इसे माइनस में भी मेंशन कर सकते हैं। तो आप टैक्स रेट सिलेक्ट कर देंगे 18, तो ये -18 रुपीज़ आ गया। तो इस केस में आपको क्रेडिट नोट नहीं बनाना पड़ेगा, आपको कंसोलिडेटेड वैल्यू डालनी है। तो
पुराने वाले केस जो पहले हमने देखा, तो B2CL होगा, अगर लार्ज इनवॉइस होगा उसी केस में आपको अलग से क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपने अलग से इनवॉइस को रिपोर्ट किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लाई रिटर्न में आ रही है और अगर उसका इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से कम है, आपको क्रेडिट नोट अलग बनाएंगे तो सही आप अकाउंटिंग पर्पस के अपने रिकॉर्ड के लिए, लेकिन जब आप रिपोर्ट करेंगे तो आप कंसोलिडेटेड वैल्यू रिपोर्ट करेंगे टोटल करके, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो नेगेटिव आए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि भाई एक्सपोर्ट इनवॉइसेस जो होते हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट आप दो तरीके से कर सकते हैं जीएसटी के अंदर, चाहे वो एक्सपोर्ट गुड्स का हो, एक्सपोर्ट या सर्विसेज का हो। एक होता है कि सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट। जब आप एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाते हैं उसके अंदर आपको लिखना पड़ता है कि सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। अगर आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसमें होगा ये कि भाई जैसे आप नॉर्मल डोमेस्टिक सप्लाई की आप टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि भाई सेल पे हमारा 18% जीएसटी था, परचेज पे हमने जो पे किया था, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अगर वो अमाउंट पॉजिटिव आती है यानी कि आउटपुट टैक्स अगर ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है उतना हमें पे करना पड़ता है, लेकिन बाद में हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। रिफंड लेकिन तभी मिलेगा जब हम टेबल 6A के अंदर एक्सपोर्ट इनवॉइसेस मेंशन करेंगे। अगर हमने यहाँ पर इनवॉइस मेंशन नहीं किया तो हम रिफंड उसका क्लेम नहीं कर सकते, बेशक हमने उसे एक्सपोर्ट किया हो। तो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस हमें यहाँ पर मेंशन करने हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में डिटेल्स क्या प्रोवाइड करनी है एक बार वो भी देख लेते हैं। और हाँ, एक दूसरा ऑप्शन होता है कि विदाउट पेमेंट का। उसमें यह रहता है कि आपको एक्सपोर्ट के टाइम पर टैक्स पे नहीं करना। तो एक्सपोर्ट के में यानी कि आप आउटपुट टैक्स तो आपका रहा 0 और जितना भी आपने इनपुट पे किया था आप उसका रिफंड क्लेम कर लेंगे। अब इस केस में एक्सपोर्ट में सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड तो होता नहीं है। अच्छा, एक्सपोर्ट चाहे कितने भी अमाउंट का हो, चाहे 100 रुपीज़ का आप एक्सपोर्ट करो या 1 लाख का एक्सपोर्ट करो, आपको उसे इंडिविजुअली रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसको आप B2C सप्लाई के अंदर कंसोलिडेटेड करके मत डाल देना। तो इनवॉइस नंबर आपको डालना है, इनवॉइस डेट आपको डालनी है, पोर्ट कोड डालना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। शिपिंग बिल आप अगर डाल दें तो बेहतर होगा। बिल ऑफ एक्सपोर्ट तब होता है अगर बाय रोड अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत कम होता है। ज़्यादातर या तो प्लेन के ज़रिए यानी कि एयरक्राफ्ट के ज़रिए या फिर शिप के ज़रिए एक्सपोर्ट किया जाता है। और किस टैक्स रेट के अंदर फॉल करता है और उससे पहले आपको ऑप्शन क्या सिलेक्ट है, अगर विद पेमेंट है या विदाउट पेमेंट है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट में अगर आपको डाउट है तो अभी हम बहुत जल्द एक फुल फ्लेज्ड वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर हम एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसीजर हम देखेंगे, तो जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा। अब अगला है अमेंडेड B2B इनवॉइसेस। ये कब होता है? ये देखिए, जब हमने अगर सप्लाई रिटर्न आ रही है तो हम क्रेडिट नोट बना देंगे, लेकिन सप्लाई रिटर्न नहीं आ रही, हमने इनवॉइस नंबर गलत मेंशन कर दिया था, इनवॉइस डेट गलत मेंशन कर दी, या फिर हमने जीएसटी नंबर गलत मेंशन कर दिया, या कुछ भी हमने गलती कर दी और हमें फिर दोबारा इनवॉइस बनाना है, तो उसे हम कहेंगे रिवाइज्ड इनवॉइस। तो आप यहाँ पर जाके अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कब तक अमेंड कर सकते हैं? पिछले साल का अमेंड कर सकते हैं अगर अभी तक आपने GSTR 9 फाइल नहीं करी है, और इस साल का कोई भी इनवॉइस आप अमेंड कर सकते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा इनवॉइस नंबर आप अमेंड कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप चाहे उसमें इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर या GST नंबर या फिर जो भी अमाउंट चीज़ें हैं जो आपने गलत मैंशन कर दी थी, आप उसे चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से अमेंडेड B2B हो गया, अमेंडेड B2CL हो गया। यानी कि अगर ऐसे अनरजिस्टर्ड वाले इनवॉइसेस जो कि आपने B2CL में इशू कर रहे थे, उसमें अगर कोई चेंजेस करना है आप यहाँ कर देंगे। एक्सपोर्ट में अगर कोई चेंजेस करना है आप यहाँ कर देंगे, सेम प्रोसीजर है। तो जब भी हम चेंज करते हैं, कोई अमेंडमेंट करते हैं, तो आपको नया इनवॉइस बनाना पड़ता है, उसे हम कहते हैं रिवाइज्ड इनवॉइस। तो फॉर्मेट सेम रहेगा, बस उसका नाम रिवाइज्ड इनवॉइस आ जाता है। और अगर कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट्स हैं तो वो हमने देख लिया। अब उसके बाद आ जाता है निल रेटेड या फिर एग्जेम्प्ट सप्लाईज। देखिए, एग्जेम्प्ट सप्लाई की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो उसके अंदर निल रेटेड भी आती है जिनका टैक्स रेट 0 है, या फिर जिन्हें एग्जेम्प्ट नोटिफाई करा गया है, या जो GST के दायरे से ही बाहर है। तो इन्हें हमें अलग अलग रिपोर्ट करना है कि भाई रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी ही स्टेट में, यानी कि लोकल B2B निल रेटेड सप्लाईज जिनका टैक्स रेट 0 है,
एग्जेम्प्ट का मतलब जैसे गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट नोटिफाई करा है। जैसे अगर एडवोकेट किसी सर्विस देता है किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को तो वो एग्जेम्प्ट है, या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया अगर वो सर्विस देता है तो वो एग्जेम्प्ट है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस एग्जेम्प्ट है, हेल्थ केयर सर्विस एग्जेम्प्ट है, स्पोर्ट्स की कई सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। तो वो सारी जो एग्जेम्प्ट नोटिफाई करा गया है वो यहाँ पर आएगा। और नॉन जीएसटी से अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अगर आपका बार है और रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट वाली सप्लाई हो जाएगी टैक्सेबल सप्लाई, और नॉन जीएसटी सप्लाईज के अंदर आ जाएगा अल्कोहलिक लिकर का जो आप अमाउंट चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से, तो वो आप यहाँ पर टोटल वैल्यू मेंशन कर देंगे। आपको इंडिविजुअली दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपने एडवांस लिया है सर्विसेज के केस में, आप सर्विस अप्लाई करते हैं, आपने एडवांस लिया है, तो आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप उसके ऊपर जीएसटी पे करें। तो आपको स्टेट वाइज बताना पड़ता है, क्योंकि जब हम एडवांस लेते हैं कई बार हमें अपने क्लाइंट का जीएसटी नंबर नहीं पता होता, तो हमें सिर्फ ये बताना है किस स्टेट में आपने टोटल कितना एडवांस लिया है। सर्विसेज के केस में, गुड्स के केस में आपको टैक्स पे नहीं करना। और आपको याद होगा जब हमने इनवॉइसिंग वाली वीडियो बनाई थी, सर्विसेज के केस में जब आप एडवांस रिसीव करते हैं आपकी टैक्स लायबिलिटी राइज होती है, तो आपको रिसीट वाउचर बनाना पड़ता है। और मान लो अगर वो एडवांस फिर आपने वापस कर दिया, सेल आपकी नहीं हो पाई, यानी कि आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो उस केस में आपको रिफंड वाउचर बनाना पड़ता है। अगला ऑप्शन है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। भाई एडवांस के ऊपर आपने जीएसटी पे कर दिया, अब बाद में जब आपने एक्चुअल में सर्विस सप्लाई करी, आपने इनवॉइस बनाया, फिर इनवॉइस के ऊपर भी आप जीएसटी पे करेंगे, ऐसे तो दो बार जीएसटी हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट जब हम करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि भाई इतना अमाउंट था एडवांसेस का जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जिसके ऊपर हम टैक्स, तो ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। इसके बाद टेबल 12 आता है जो कि HSN समरी के बारे में बात करता है। क्या होता है HSN, ये हम ऑलरेडी इनवॉइसिंग वाले वीडियो में देख चुके हैं। ये एक क्लासिफिकेशन है जिससे 5000 से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को कैटेगराइज किया गया है। इसके 99 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लेके 98 तक गुड्स को क्लासीफाई करते हैं, और उस चैप्टर के अंदर हेडिंग्स होती हैं, फिर सब हेडिंग्स होती हैं। तो 2 डिजिट के, 4 डिजिट के ऐसे HSN होते हैं, 6 डिजिट के भी होते हैं, एक्सपोर्ट के केस में 8 डिजिट के होते हैं, और सर्विसेज के केस में चैप्टर नंबर 99 होता है। तो HSN वाइज समरी में आपको ये बताना है, ये तभी एप्लीकेबल है अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर 1.5 करोड़ तक आपका टर्नओवर है, आपके लिए फिर ये ऑप्शनल है। तो आपको ये भी बताना होता है कि भाई आप जो आइटम सप्लाई कर रहे हो, चाहे वो गुड्स है चाहे सर्विसेज है, उसका HSN क्या है, और उसका डिस्क्रिप्शन आप बताएंगे, और उस HSN का किस चीज़ में आप मेजर करते हैं, कितनी क्वांटिटीज़ आपने उसकी प्रोवाइड करी, उसका कितना प्राइस है। तो पूरे मंथ में मान लो आपने मोबाइल फ़ोन सेल करे तो मोबाइल फ़ोन का आप HSN डालोगे, जितने भी आपने मोबाइल फ़ोन सिलेक्ट करे उनका कितना टैक्सेबल वैल्यू था, और लोकल में कितना सेल किया और इंटर स्टेट कितना सेल किया, उसके हिसाब से आपको टैक्स रेट मतलब CGST, SGST, IGST जो भी लगेगा वो आपको यहाँ पर बताना होता है। तो एक चीज़ ये आपको मेक श्योर करनी है कि HSN वाइज समरी में जो भी आपका यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ रही है, और जो आपने B2B सप्लाई, B2C लार्ज, B2C स्मॉल और एक्सपोर्ट, इन चारों का टोटल, और जो आपने निल रेटेड प्रोवाइड और एग्जाम सप्लाई करी है, इन सब का टोटल वो मैच करना चाहिए HSN वाइज समरी में जो भी टैक्सेबल वैल्यू आप मेंशन करते हैं। टेबल नंबर 13 है डॉक्यूमेंट इशूड, इसे बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं, और टेबल नंबर 12 भी बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, आपने अगर जितने भी ई-वे बिल बनाए थे तो उसका EWD डाटा अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो उतना ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको मैनुअल एंट्री नहीं करनी है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। टेबल नंबर 13 ये बात करता है कि भाई आपने पूरे मंथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट इशू करें। सबसे पहला इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि आपने अगर टैक्स इनवॉइस इशू किया है कंपोजिशन सप्लायर के केस में, अच्छा कंपोजिशन की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, उनके केस में बिल ऑफ सप्लाई होता है। तो अगर आपने टैक्स इनवॉइस इशू किया है तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपने ऐड डॉक्यूमेंट्स में आप जाएंगे और आप ये बताएंगे कि भाई आपकी जो सीरीज़ है वो कैसे स्टार्ट होती है, कहाँ से सीरीज़ स्टार्ट होती है। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या हमारी मल्टीपल सीरीज़ हो सकती है कि भाई मैं
मान लो ऑनलाइन सेल करता हूँ, ऑफलाइन सेल करता हूँ, अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करता हूँ, किसी और के थ्रू सेल करता हूँ, तो मेरी 5-6 अलग अलग सीरीज़ भी हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। आपकी अलग अलग बुक है, आप अलग अलग इन्वॉइसेस इशू कर रहे हैं, बट मेक श्योर आपकी सीरीज़ में जो आप इन्वॉइस इशू कर रहे हो कंटिन्यूस हो, जो भी बीच में गैप्स हैं आप उसे कैंसिल मार्क करें, और कितने आपने पूरे मंथ में इन्वॉइसेस इशू करें टोटल, वो आपको यहाँ मेंशन करने पड़ेंगे। अगर आपकी मल्टीपल सीरीज़ है तो इसमें सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे। मैं जैसे फिल करके दिखा दूँ कि मैंने 100 से शुरू किया और 250 तक मैंने इन्वॉइसेस इशू किए, और मान लेते हैं टोटल मैंने 251 इन्वॉइसेस थे, जिसमें से मेरे 5 इन्वॉइसेस कैंसिल हुए, और मेरी फिर एक दूसरी सीरीज़ है तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा। उसी तरीके से अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज़ किया है तो उस केस में इनवॉइस अनरजिस्टर्ड पर्सन तो बनाएगा नहीं, हम ही बनाते हैं। या फिर अगर आपने अमेंडमेंट करी है तो रिवाइज्ड इनवॉइस आप यहाँ मेंशन करेंगे। अगर आपने डेबिट या क्रेडिट नोट इशू किया है, रिफंड वाउचर, अगर आपने एडवांस रिटर्न कर दिया है, एडवांस रिसीव किया तो रिसीट वाउचर। पेमेंट वाउचर बनाना भी मैंडेटरी है अगर आरसीएम की सप्लाई है और आप रिसिपिएंट हैं। आप अगर रिसिपिएंट है और आरसीएम की सप्लाई अगर आपने रिसीव करी है तो उस केस में आपके लिए पेमेंट वाउचर बनाना मैंडेटरी है जब भी आप अपने सप्लायर को पेमेंट करेंगे। तो ये आपने मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद जो भी अमेंडमेंट है, जैसे हमने एडवांस के ऊपर देखी, वो सारी यहाँ पर आप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको जनरेट GSTR1 समरी करनी है। अगर ये इस दौरान ऑलरेडी समरी ऑटोमेटिकली भी जनरेट हो जाती है तो आपको 10 मिनट वेट करना है, उसके बाद आपको फिर से जनरेट समरी करनी है, जिससे कि आपका सारा डेटा यहाँ पर आ जाए। फिर आप उसको ज़रूर एक बार अपने डेटा से जो आपके पास रिकॉर्ड है उससे आप मैच करिए कि टोटल जो भी अमाउंट है, टैक्स लायबिलिटी है, वो मैच करनी चाहिए। उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट के बाद आप रिटर्न फाइल कर देंगे। लेकिन अगर आप यही चीज़ ऑफलाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर आपके बहुत सारे इन्वॉइसेस हैं, आपको सारे इन्वॉइसेस, आपके 1000 इन्वॉइसेस हैं, तो 1000 इन्वॉइसेस की मैनुअल एंट्री करना बहुत टफ है। आप टैली में एंट्री करते हैं, आप टैली से सीधा उसे एक्सेल शीट में अपने डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप एक यूटिलिटी डाउनलोड करिए। सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा रिटर्न्स ऑफलाइन टूल। आपने ये टूल डाउनलोड करना है। ये यूटिलिटी डाउनलोड आप करेंगे, इसके अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा जो कि आपका डेस्कटॉप में सेव हो जाएगा, जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और आपको कुछ एक्सेल शीट भी उसके अंदर मिलेगी। तो कैसी शीट होगी? कुछ इस तरीके की एक्सेल शीट होगी उसके अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस ऑफलाइन यूटिलिटी को ओपन करना है। तो जैसे ये मेरी ऑफलाइन यूटिलिटी है, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाएंगे GSTR1 के लिए। तो ये है कि मैं फर्स्ट टाइम अगर डेटा प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर करूँगा। अगर मैं अपनी रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुका हूँ और फिर मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ पर उन इन्वॉइसेस को चेक कर सकता हूँ। तो मुझे पहले रिटर्न डाउनलोड करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ। ये तब है कि भाई जब मैंने रिटर्न यहाँ पर प्रिपेयर करी और मैंने उसको अपलोड किया और उसमें कुछ एरर्स आ गए। क्या एरर्स आ गए? मान लेते हैं कि उसमें इन्वॉइस GST नंबर गलत था, इन्वॉइस सेम इन्वॉइस आप दोबारा इशू कर रहे हो, या जो भी उसमें एरर होगा अपलोड के टाइम पे, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मैं न्यू पे जाऊँगा और मुझे सबसे पहले यहाँ पर सप्लायर का GST नंबर मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर GST नंबर मेंशन कर देता हूँ, Ctrl+C। तो मैंने GST नंबर यहाँ मेंशन कर दिया। मंथ मुझे देखना है कि सही हो। इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन टैक्स पेयर, तो मेरे केस में नो है और ज़्यादातर केस में भी नो ही रहेगा क्योंकि बहुत कम सप्लायर होते हैं SEZ में। तो यहाँ पर भी वो सारे टेबल्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर भी मैं मैनुअल एंट्री कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर मैं मैनुअल एंट्री करूँगा ये थोड़ी फास्ट होगी क्योंकि ऑफलाइन में वो साथ साथ प्रोसेस करता है तो थोड़ा टाइम लेता है। सेकंड थिंग, अगर मुझे मैनुअल एंट्री भी नहीं करनी है, मैंने अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी डाटा प्रिपेयर कर रखा है, मैंने उसे एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दिया था, तो मैं सीधे इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट मुझे जो भी मेरा डेटा होगा मुझे इस फाइल के अंदर, इस एक्सेल शीट, ये एक्सेल शीट कहाँ से मिलेगी? जो आप ऑफलाइन टूल डाउनलोड करेंगे उसी के अंदर ये टेम्पलेट होगी GSTR1 की। तो B2B जो भी आपने एक्सेल शीट अपने सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करी थी, जितने भी GST नंबर है यहाँ कॉपी कर लीजिए।
रिसीवर का नेम अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं अगर आपके पास जो रिसीवर का नेम है वो लिख देंगे तब भी चलेगा, नो इश्यूज़। इनवॉइस नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। डेट का फॉर्मेट यही रहेगा, अगर आप उसको कॉपी कर रहे हैं मेक श्योर आप इस फॉर्मेट में डेट कॉपी करें। इनवॉइस वैल्यू, प्लेस, जो भी स्टेट में आपने सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी फॉल कर रही है। रिवर्स चार्ज ज़्यादातर केस में नो ही रहेगा। सप्लाई किस टाइप की है, मोस्ट नॉर्मल केस में तो रेगुलर रहेगा, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली है तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। और टैक्स रेट आपको सिलेक्ट करना है, टैक्सेबल वैल्यू सेलेक्ट करना है, उस अपने हिसाब से वो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेगा कि आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करके कि वो IGST, CGST, SGST वाली सप्लाई है। मेक श्योर कि जो भी आप इन्वॉइसेज यहाँ पर मेंशन करें तो इन्वॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू वो आपके डेटा से मैच करना चाहिए। वो आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए, या टैली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके जरिए। उस तरीके से सारे टेबल्स यहाँ दे रखे हैं। ये B2B A का मतलब B2B की अमेंडमेंट्स है, ये B2C लार्ज है, ये B2C लार्ज का अमेंडमेंट है, ये B2C स्मॉल है, स्टेट वाइज आप बता सकते हैं। अच्छा, एक गलती लोग क्या करते हैं कि भाई ये जो फाइल है इसमें सप्लायर का GST नंबर तो मेंशन नहीं है, तो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो कहीं ये गलती मत करिएगा, किसी और सप्लायर का ये डेटा किसी और सप्लायर के पोर्टल पे आप अपलोड कर देंगे तो ये सारे इन्वॉइसेस उसकी उसमें ऐड हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप जिस क्लाइंट का कर रहे हो उसी क्लाइंट की एक्सेल शीट में आप ये सारी डाटा प्रिपेयर करें। और इसी तरीके से सारे जो भी आप डिटेल्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप जब टैली से एक्सपोर्ट करेंगे तो इसी तरीके से वो डेटा भी एक्सपोर्ट हो जाएगा, सेम टू सेम आपको सिर्फ कॉपी करना है। उसके बाद आप यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट फाइल्स में आप करेंगे तो इसी फाइल को जो मैंने आपको दिखाई, इस एक्सेल शीट को आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, अगर आपकी एक्सेल शीट में कुछ गलती है, हो सकता है कि GST का फॉर्मेट, इनवॉइस नंबर का फॉर्मेट गलत है, या फिर डेट का फॉर्मेट गलत है, या आपने कोई GST नंबर का फॉर्मेट गलत लिखा है, या GST नंबर आपने स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं, या आपके टैक्स कैलकुलेशन में मिस्टेक है एक्सेल शीट में, या कोई भी अगर मिस्टेक है तो वो यहाँ पर आपको पहले पता लग जाएगी इंपोर्ट करते वक्त, फिर आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप व्यू समरी पर जाएंगे, यहाँ पर जनरेट फाइल का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। आप एक फाइल यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, फिर वो डाउनलोड वाली फाइल आप सेव कर दीजिएगा, फिर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। कहाँ अपलोड करेंगे, रिटर्न्स में जाएंगे तो वहीं GSTR1 का जहाँ हमने स्टार्टिंग से मतलब शुरुआत करी थी, तो वहीं पर हमारे पास ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था कि प्रिपेयर ऑफलाइन का, तो आप प्रिपेयर ऑफलाइन में जाएंगे और यहाँ पर ब्राउज करके आप वो एक्सेल शीट अपलोड नहीं होगी यहाँ पर, जो आपने उस ऑफलाइन यूटिलिटी के जरिए जो डाउनलोड करी फाइल, उसे आप यहाँ अपलोड करेंगे। ये कुछ टाइम लेगा डिपेंडिंग अपॉन कितने आपके इन्वॉइसेज हैं, 2 से 3 मिनट 4 मिनट मैक्सिमम। और उसके बाद अगर कोई एरर नहीं है तो यहाँ पर प्रोसेस्ड लिखा आएगा। अगर कोई एरर है तो आपकी एरर रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, फिर उस एरर रिपोर्ट को आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि भाई आपका क्या एरर्स है। फिर अभी काम खत्म नहीं हो जाता, ये सिर्फ प्रिपेयर हुआ, अभी फाइल नहीं हुआ। आप बैक टू फाइल रिटर्न्स में जाएंगे, वापस से आप उसी मंथ में जाएंगे, तो मैं उसी मंथ में चले जाता हूँ, और फिर आप प्रिपेयर ऑनलाइन करिए, या फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। जब आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सारे इन्वॉइसेज यहाँ पर आ चुके होंगे, लेकिन कई बार होता है कि आपको यहाँ पर दिखाएगा नहीं, लेकिन आ चुके हैं। तो उसके लिए क्या करना है, जनरेट GSTR1 समरी। अगर ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है तो 10 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। 10 मिनट के गैप के बाद आप फिर से GSTR1 समरी जनरेट कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे जो भी आपने अपलोड किए थे इन्वॉइसेस, वो सारे के सारे यहाँ पर आ चुके होंगे, और फिर आप इसे सबमिट करके कुछ 5-10 मिनट का ये टाइम और लेगा, और उसके बाद फिर आप फाइल कर सकते हैं। तो ये GSTR1 का प्रोसेस। अगर आपके किसी भी तरह के डाउट है आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं या उससे रिलेटेड क्वेरी है, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे परचेज इनवॉइसेज, यानी कि जो हम ITC क्लेम करते हैं उसका हम कैसे रिकंसिलिएशन और मिसमैच आइडेंटिफाई करेंगे उससे रिलेटेड, और फिर हम GSTR9 के ऊपर बात करेंगे।